नमस्कार। 18 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। उन्होंने दोहा कतर में 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंका और 90 मीटर से अधिक दूर भाला फेंकने वाले वो पहले भारतीय बन गए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि इस खेल के इतिहास में ऐसा करने वाले वो 25वें एथलीट बने। यद्यपि वो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान ही प्राप्त कर पाए क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका। यहीं पर दोहा डायमंड लीग में ही, कतर डायमंड लीग में ही, दोहा डायमंड लीग में ही पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बन गया। अब हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय मंजूरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में क्या कार्रवाई की है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका उत्तर होगा, उसने क्या किया है, उसने पूर्वव्यापी हरी मंजूरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंड रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंसेज। आमतौर पर यह होता है कि पर्यावरणीय मंजूरी पहले मिलनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट को, और इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, यानी उसके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाता है और उसके बाद फिर उसे पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है और फिर वह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया कि प्रोजेक्ट जो है वह चल गया और उसके बाद उसे क्लियरेंस मिल गया। तो इस तरह ग्रीन क्लियरेंस मिलना ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इससे यही होगा कि पर्यावरणीय नियमों की रक्षा होगी और साथ ही साथ भविष्य की परियोजनाओं के लिए मंजूरी भी मिलने में भी थोड़ी मुश्किलें आएंगी। हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। IMF के अनुसार 2025 में भारत ने कौन सा आर्थिक मील का पत्थर हासिल करने का अनुमान लगाया था? IMF ने 2025 में भारत के विषय में एक अनुमान लगाया है कि वो आर्थिक मील का पत्थर एक बहुत अच्छा अचीवमेंट करेगा। वो क्या है? तो इसका उत्तर यही होगा कि भारत जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और IMF ने 2025 की अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत का जो GDP का जो ग्रोथ होगा उसका फोरकास्ट है, भविष्यवाणी है कि यह 6.3% की GDP वृद्धि होगी और इस तरह से भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व में जापान के बाद 4थे स्थान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। अब हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को इसीलिए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सारे म्यूजियम्स को क्या किया था, एंट्री फ्री कर दिया है। एंट्री फी जो है वह कोई भी नहीं लगने वाला है। अब हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण म्यूजियम्स के बारे में जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में है नेशनल म्यूजियम और जो इंडियन म्यूजियम है वह कोलकाता में है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय 1814 में ही स्थापित हुआ था। सालारजंग का म्यूजियम जो है यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है और यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद के निजाम के वारिस जो थे मीर यूसुफ अली खान सालारजंग तृतीय, उनके ही द्वारा जो बहुत सारी चीज़ें संग्रहित की गई थी उसी का यह एक म्यूजियम है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वह कोलकाता में स्थित है और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। कैलिको टेक्सटाइल संग्रहालय अहमदाबाद में कपड़े का टेक्सटाइल का यह संग्रहालय है। हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कारों को अगर देख लें तो यह साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी भी लेखक को दिया जाता है और भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी भारतीय ज्ञानपीठ की और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे साहू शांति प्रसाद जैन। वो एक उद्योगपति थे। यह केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची की भाषाओं में जो लेखन करते हैं उसके भी साहित्यकार को दिया जाता है अब, और अंग्रेजी में लेखन करने वाले साहित्यकारों को भी दिया जाता है। पहले 1981 तक यह केवल सबसे उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता था, पूरे साहित्यिक योगदान के लिए, समग्र साहित्यिक योगदान के लिए नहीं दिया जाता था। लेकिन अब 1981 से समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा है और इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 11 लाख रुपये की नगद राशि दी जाती है, एक साइटेशन प्लेक जिसमें प्रशस्ति पट्टिका जिसे कहते हैं, और ज्ञान और बुद्धि की देवी वाग देवी सरस्वती माता की कांस्य की मूर्ति दी जाती है।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो जी शंकर कुरुप को मिला था। वो मलयालम भाषा के लेखक थे और उनकी रचना जो थी कविता संग्रह, उसका नाम था ओडक्कुंजल। पहली जो महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी वो थी आशापूर्णा देवी, बंगाली उपन्यासकार थी वो। उनकी पुस्तक का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। अमिताभ घोष को 2018 में यह पुरस्कार मिला था अंग्रेजी भाषा के लिए। और रामभद्राचार्य महाराज को और गुलजार को यह 58वां मिला है। गुलजार को उर्दू साहित्य के लिए और रामभद्राचार्य को संस्कृत साहित्य के लिए मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 2023 के वर्ष के लिए है, 2024 में से घोषित किया गया। इसी तरह 2025 में घोषित हुआ है 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यह मिला है हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। उनकी 2 पुस्तकें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो है नौकर की कमीज, जिस पर एक मूवी भी बनी है, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं। ये कृषि के प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदी साहित्य में इन्होंने अच्छा कार्य किया। अब हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विभिन्न देशों का दौरा करने के लिए कितने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की घोषणा की गई है? एक डेलीगेशन बनाए गए हैं, कई सारे डेलीगेशन बनाए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो कि विदेश में जाएंगे और भारत सरकार के पक्ष को रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 7। तो इसको नाम दिया गया है एक मिशन एक संदेश एक भारत, 1 मिशन 1 मैसेज 1 भारत। यहाँ 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल होंगे और 51 MP होंगे। उसके अलावा एम्बेसडर्स होंगे और भी कुछ नेता भी होंगे, और ये जाकर क्या करेंगे? विभिन्न देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा विचार है, हमारे देश का विचार है, सामूहिक संकल्प है, उसको वहाँ पर बताएंगे। और इसमें जो लीडर्स हैं, हर एक डेलीगेशन में एक लीडर को घोषित किया गया है, तो वो हम लोग जान लेते हैं। पहला डेलीगेशन, उसमें श्री बैजयंत पांडा हैं इसके लीडर, और ये सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया इत्यादि जगह जगह। श्री रविशंकर प्रसाद हैं, ये जाएंगे UK, फ्रांस, जर्मनी, EU, इटली, डेनमार्क जाएंगे। इसके बाद श्री संजय कुमार झा JDU के MP हैं, लीडर हैं तीसरे ग्रुप के, और ये जाएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान। श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो हैं MP, वो लीडर हैं अगले ग्रुप के, और ये UAE, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लियोन जाएंगे। श्री शशि थरूर जो हैं वो एक डेलीगेशन के लीडर हैं, ये USA, पनामा, ग्वेना, ब्राज़ील, कोलंबिया जाएंगे। और छठे ग्रुप के लीडर हैं कनिमोजी करुणानिधि, ये स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, लातविया और रसिया जाएगी ये डेलीगेशन। इसके अलावा सुप्रिया सुले एक अन्य ग्रुप की लीडर हैं, वो इजिप्ट, कतर, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका जाने वाले डेलीगेशन को लीड करेंगी। तो ये 7 ग्रुप हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, देख रहे हैं वीडियो को, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।